वी आर लिविंग इन अ गाइनोसेंट्रिक सोसाइटी, लेट मी बी वेरी क्लियर। कितने सारे लोग हैं जो घटिया टाइप की कॉमेडी करते हैं, साउथ बॉम्बे वाले हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो गए हैं वही क्रिंज कॉमेडी कर करके, और फिर उन्हें मेन स्ट्रीम मूवीज में काम मिलता है, वेब सीरीज में काम मिलता है, जस्ट बिकॉज दे हैव सोशल मीडिया। वैसे तो पूरी सोसाइटी या हर कोई जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात कर रहा होता है। हाँ, यहाँ पर कहाँ पर जाती है वो यही तो हिपोक्रेसी है ना सोसाइटी की। बट ये तो एक लड़के के पार्ट पे बहुत गलत है। सोशलाइज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुनीत। आज के इस नए एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे पुराने दोस्त प्रिंस कोहली, जो कि एक्टर रह चुके हैं, थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, रेडियो में काम कर चुके हैं, टीवी में काम कर चुके हैं और अब फिटनेस एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं प्रिंस कोहली का। प्रिंस भाई, स्टूडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच पुनीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, फिल्म, फिटनेस, रेडियो, टेलीविजन, बहुत सारी बातें। आपके जुबानी से मैं ये जानना चाहूंगा ही, सबको बताओ प्रिंस कोहली है क्या? Well, basically, I am an online coach and a freelance actor. And फिलहाल इन दोनों ऑपरेशंस के साथ साथ मैं एक छोटा सा अपना खुद का पर्सनल साइड बिजनेस गिग भी कर रहा हूँ. So that's what it is. I've basically educated myself in mass communication. I graduated from Rai University. I majored, my specialization was ad and PR. एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में घुसने का मुझे इतना कुछ शौक था नहीं, तो मैं थिएटर कर रहा था उस टाइम पे. थिएटर करते करते somehow I stumbled upon doing a gig as an AD for certain music albums that were being shot in Delhi. तो काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं वो मिस्टर आनंद कुमार. उन्होंने बाद में जाके दिल्ली हाइट्स बनाई, तो उनके साथ मैं पहले असिस्ट करना शुरू किया. फिर भी करियर थिंग वाज नॉट वेरी श्योर. मास कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई. थिएटर कर रहा था ऑन एंड ऑफ. कुछ प्रोडक्शंस के साथ काम किया प्रोफेशनल. इनफैक्ट मैंने दिल्ली का एलीट थिएटर सर्कल, उसके साथ भी मैंने एक्ट किया है. अच्छा। और मैंने छोटा हिंदी प्ले भी किया है, 25 रुपये टिकट वाला LTG ऑडिटोरियम में. अच्छा। तो मतलब मैंने दोनों टाइप के थिएटर्स एक्सपीरियंस किए. तो एक्टिंग से मेरा काफ़ी लगाव था, लेकिन मुझे था कि कोई मतलब इसमें देयर इज नो इनकम. फिर आई यूज्ड टू डीजे एट माय फ्रेंड्स पार्टीज यूजिंग माय कंप्यूटर, व्हिच वाज वेरी न्यू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि लोग तो सोचते थे कि डीजे करने के लिए आपको साउंड मिक्सर लाना पड़ता है, ये सब. देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी वाज वर्किंग इन रेडियो सिटी. दे हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन असिस्टेंट प्रोग्रामिंग पर्सन जो म्यूजिक हैंडल करे. तो मेरी रेडियो में वहाँ से शुरुआत हो गई. ओके. थिएटर आर्टिस्ट, रेडियो में काम, टेलीविजन में काम, सिनेमा में काम, एड शूट्स में काम, बहुत सारी जगह आपने काम किया. आज आप फिटनेस कोच भी हैं. राइट. बचपन में क्या सोचा था? जैसे हर कोई बच्चा कहता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है. आपके क्या थॉट्स थे? क्या आपने यही करना था जो आज आप कर रहे हैं? नो, एक्चुअली बचपन में तो हमारे बहुत ही ज़्यादा उस तरीके के थॉट्स होते हैं. बट आई कम फ्रॉम अ वेरी अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, आईड से. मेरे फादर ने आर्मी अटैचमेंट कोर्स किया था एनसीसी के साथ व्हेन ही वाज वेरी यंग. सो ही वाज अ सीनियर अंडर ऑफिसर फॉर एनसीसी. एंड आर्मी अटैचमेंट कोर्स करने के बाद उनका इतना बढ़िया अचीवमेंट था कि ही वाज अलाउड टू वेयर द आर्म्ड फोर्सेस यूनिफॉर्म. और टैंक ब्रिगेड के साथ उन्होंने ट्रेन किया था. तो आई हैव बीन लिसनिंग टू हिम सिंस ग्रोइंग अप. हम लोग जम्मू से आते हैं, जम्मू रीजन से आते हैं. तो फोर्सेस की तरफ लगाव ना एक शुरू से था. एट द बैक ऑफ द हेड दैट वाज वन career that I was looking at as a young kid. फिर somehow destiny, मैं अपना 9th क्लियर करके 10th में I had to go to a separate school because बहुत बदमाश था, बहुत अच्छा नहीं था. तो मेरे को नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा. एंड वो स्कूल था आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा. तो मैं फिर आर्म फोर्सेस की, आई वाज इन द लैप ऑफ द फोर्सेस इन अ वे. तो वो डिसिप्लिन उन्हीं आर्मी फैमिलीज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, फिर भी वो इच्छा मेरे अंदर थी. बट एकेडमिकली मैं बहुत ज़्यादा खराब था. बाय द टाइम आई रीच्ड माय 11th स्टैंडर्ड, आई रियलाइज्ड कि भाई तुम तो रिटन्स भी नहीं क्लियर कर पाओगे, क्या करोगे. देन ऑल ऑफ दिस एट द बैक ऑफ द हेड, एट द बैक ऑफ द हैंड, मेरा क्रिएटिव लाइफ वाज ऑलवेज चर्निंग. आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब कुछ. एक दो मेरे को स्कूल में शॉर्ट स्टोरीज के लिए अवार्ड मिल गए. मैंने एक प्ले लिखा, आई डायरेक्टेड इट. अच्छा. I acted in it. स्कूल में. Okay. It became a hit.
So that is where it was decided right in my head कि अब मुझे entertainment में ही जाना है. I probably should become a director because I'm good at this. तो और मतलब जो शुरुआत है वो स्कूल टाइम से ही स्कूल हो गई, टाइम से ही हो गई. तभी सोच लिया था कि हाँ ये मेरी डायरेक्शन है कि Yes. मुझे डायरेक्शन में ही जाना है. Yes, my parents कमाल. wanted me to do BBA. मैंने मास कम्युनिकेशन ऑप्ट किया. मास कम्युनिकेशन का ओपन एग्जाम दिया. फिर मैं दिल्ली IP यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन नहीं किया. एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट उस टाइम खुला था. अंडर ग्रेजुएशन में मास कम्युनिकेशन उस टाइम होती नहीं थी. अच्छा. तो देयर वाज द ओनली कोर्स इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉल्ड राय यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन किया. तो प्रिंस भाई मास कम्युनिकेशन आपने किया. Yes. ये एक सर्टिफिकेशन के लिए, डेफिनेटली एक सर्टिफिकेशन Exactly. के लिए होगा कि हाँ मेरे पास एक थॉट है तो अब कुछ उसमें काम कर लेते हैं. उसके बाद सर्टिफिकेशन जब आपको मिल गया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया मास कम्युनिकेशन, उसके बाद की जर्नी, सबसे पहला जॉब क्या था, सबसे पहला काम क्या मिला आपको, उसके बारे में थोड़ा सा बता. हाँ, अब क्योंकि इंटरेस्ट थिएटर में था और डायरेक्टर बनने का शौक था, तो आई हैड ऑलरेडी लुक्ड आउट फॉर अनदर इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे फॉर डायरेक्शन. उस टाइम पे ना हमें पता नहीं होता था कि इन बॉम्बे, हाँ आप पूले फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो. हमें तो NSD का भी उतना आइडिया नहीं था. आई विल बी वेरी फ्रैंक. ओके. जबकि मैं ये श्री राम सेंटर और इन सब रीजन्स में ही परफॉर्म करता था, पर मुझे NSD का आइडिया नहीं था. अच्छा. एक्चुअली उस टाइम पे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन वाज नॉट दैट इजी एंड दैट वाज नॉट आवर प्राइमरी थिंग आल्सो. वी वर जस्ट डूइंग थिंग्स बाय द फ्लो. तो फॉर अ गुड टाइम आई वांटेड टू गो टू बॉम्बे एंड जॉइन दिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट व्हिच वाज ऑफरिंग अ कोर्स इन डायरेक्शन. माय फादर डिड नॉट अलाउ मी. तो मैं वही 6-7 महीने ये लॉइटर करता रहा, थिएटर में अपना डैबल करता रहा. एंड आई गॉट इनटू रेडियो बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड जिसकी बर्थडे पार्टी में आई वाज डीजेइंग. ओके. और रेडियो मैंने ज्वाइन कर लिया. वहाँ पे फिर आई वाज द असिस्टेंट प्रोग्रामिंग गाय, असिस्टेंट म्यूजिक मैनेजर इन रेडियो सिटी 91.1. क्या ऐसा क्या काम होता है असिस्टेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर, क्या काम करता है? म्यूजिक मैनेजर पर से वाज द पर्सन उन दिनों में जो आपका सॉफ्टवेयर है, ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है जिसको RCS हम लोग कहते थे. ओके. उसको ऑपरेट करना उनका काम होता था. Okay. विच इन्वॉल्व्ड जितने भी ऑडियो एस्पेक्ट्स हैं हर प्रोग्राम के, अपार्ट फ्रॉम द एड्स सेंट्रली डाले जाते हैं सॉफ्टवेयर में फॉर ब्रॉडकास्ट. बट अपार्ट फ्रॉम द एड्स जितने भी ऑडियो एस्पेक्ट्स आप समझते सुनते रेडियो पे थे और आज भी सुनते आ रहे हैं, जैसे बब्बर शेर वाज वेरी पॉपुलर, और ऐसे काफ़ी कॉमेडी सेगमेंट्स होते थे, क्रैंक कॉल्स होने शुरू हो गए थे. तो ये सारे सेगमेंट्स को आप उस सिस्टम में लोड करते हैं और आपके सिस्टम के थ्रू ही एवरीथिंग गोज ऑन एयर इंक्लूडिंग द सॉन्ग्स. सो एवरी सिलेक्शन आप सब कुछ मैनेज करते थे. दैट टाइम इट वाज मैनुअल. फिर धीरे धीरे उन्होंने सॉफ्टवेयर को ऑटोमेशन पे डाल दिया. सॉफ्टवेयर सब कुछ ऑटोमेटिकली करने लग गया. पर हम लोगों को वो एक्सपीरियंस मिला कि आई वाज अ 21 ईयर ओल्ड यंगेस्ट म्यूजिक मैनेजर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम. और मतलब मेरे पास वो पावर था कि पूरा दिल्ली जो गाना सुनना चाहता है या नहीं भी सुनना चाहता, मैं जो गाना सुनना चाहता हूँ वो सबको सुनाऊं, पूरे दिल्ली को सुनाऊंगा. अरे नाइस. या दैट वाज द थिंग. ये तो शुरुआत थी रेडियो की. Yes. रेडियो में आगे एक्सेल किया या वहीं से कोई जॉब स्विच करी या कुछ एक इंटरेस्ट बनाया आपने कि अब मैं यहाँ से कहीं और जाता हूँ? हाँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू बिकम एन RJ. तो वॉइस का काम रेडियो के अंदर ही होने लग गया, क्योंकि एड्स जो बनाते हैं, ऑडियो एड्स बनाते हैं, उसमें जनरली स्टाफ की आवाज ही यूज करते हैं मोस्टली. एंड दैट्स नॉट पेड एक्चुअली. दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब टू गिव योर वॉइसेस फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑडियो प्रॉपर्टीज. तो वो करते करते मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइसिंग, ये सारा कुछ पता चल गया. देन आई वाज प्रोड्यूसिंग प्रोग्राम्स ऑल्सो विद RJs. कई बार जैसे RJ मंत्रा मुझे कई बार शाम के शो में अपने साथ बिठा लेते थे. अच्छा. तो ही वाज माय रेडियो गुरु इनिशियली, जिन्हें मैं आज भी मतलब आई फाइंड हिम एज अ मेंटर. बिकॉज़ ऑडियो पर्सपेक्टिव में ही इज द किंग राइट नाउ. ही इज प्रोड्यूसिंग ऑडियो प्लेज एंड प्रोग्राम्स फॉर Spotify एंड Amazon Audible. अच्छा. तो मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो गया था. आई वांटेड टू डू माय ओन शो. पर वही है कि एक रेडियो के अंदर भी एक डिमार्केशन होती है कि आप किस फंक्शन को करेंगे, किसको नहीं करेंगे. आई गॉट अ लिटिल सॉर्ट ऑफ मतलब मजा आना थोड़ा बंद हो गया. इट बिकेम वेरी लेबोरियस. देन आई वाज किक्ड आउट ऑफ द जॉब फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस. क्योंकि लेकिन मजा ना आने का क्या रीजन? ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सारा कुछ. मजा क्यों नहीं आया, क्या ऐसा रीजन था? क्योंकि उस जॉब में जो क्रिएटिव एस्पेक्ट था वो किल होता जा रहा. अच्छा. क्योंकि क्रिएटिव एस्पेक्ट ये था कि हम चूज करते थे इस टाइम बैंड में, इस शो में ये गाना चलेगा, इस बारे में बात होगी तो ये गाना चलेगा, ये शो इस फॉर्मेट का है,
इस आरजे का ये पर्सनालिटी है तो इनको ये सॉन्ग सूट करेंगे। तो एक वो क्रिएटिविटी थी उसके अंदर, ठीक है, वो किल होती जा रही थी। एवरीथिंग वाज बिकमिंग वेरी कॉर्पोरेट के म्यूजिक रिसर्च कराएंगे, उसके हिसाब से गाने की प्लेलिस्ट बनेगी। प्लेलिस्ट ऐसे नहीं बनेगी जो मतलब जो रेगुलर लिसनर्स जो सुनना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। देन देयर वर कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, टी सीरीज हमें 3 महीने के लिए चला नहीं पा रहे थे। मुन्ना भाई 2 का म्यूजिक रिलीज हुआ, डॉन 2 का म्यूजिक रिलीज हुआ और टी सीरीज हमारे पास नहीं था, तो मैं टी सीरीज चला बिना मैं म्यूजिक चला रहा था। तो मेरे बहुत सारा डिफरेंसेस हो रहे थे मैनेजमेंट के साथ। ओके। एंड देन आई वाज आस्क्ड टू लीव बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो मैं वहां से निकला, फिर 6-8 महीने सैबैटिकल लिया। आई वाज डूइंग फ्रीलांस वॉइस ओवर्स एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन आई गॉट इनटू टेलीविजन, यूटीवी मूवीज। ओके। वहाँ पे मेरा फंक्शन था टू गेट मास्टर टेप्स मेड, वॉच ऑल द फिल्म्स दैट आर बीइंग एक्वायर्ड, उनके जो सेंसर सर्टिफिकेट्स हैं उनके हिसाब से कट्स करवाना, एड ब्रेक्स डलवाना, एडिटर्स के साथ काम करना, सो दैट फाइनली वो हम ऑन एयर डाल सकें। तो यूटीवी मूवीज चैनल पे मैंने काम किया। तो आपको सब 6 months जो सारे लोग देखते थे मूवीज उनसे पहले आप देखते थे? एग्जैक्टली। आप उनमें से कट करते थे, मतलब आप हो टेलीविजन प्रीमियर हम कराते थे। तो वेरी प्राउडली उस टाइम स्पॉट बॉय यूटीवी शुरू हुआ था, जो लो बजट फिल्म्स बनाता था। तो फिल्म्स लाइक अ वेडनेसडे और ऐसी बहुत फिल्म्स का टेलीविजन प्रीमियर हमारे सामने हुआ। जोधा अकबर का टेलीविजन प्रीमियर हमारे सामने हुआ। तो ये सारी मतलब हम लोग चीज़ें कर रहे थे। सो रेडियो प्रोग्रामिंग, टेलीविजन प्रोग्रामिंग, और इसके साथ ही साथ क्योंकि मीडिया फील्ड में इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए थे और फ्रेंड्स बन गए थे, तो देयर वर सर्टेन पीपल हु यूज्ड टू शूट कॉर्पोरेट फिल्म्स फॉर ब्रांड्स इन दिल्ली। उनके साथ में कॉर्पोरेट फिल्म्स में एक्ट करने लग गया। अच्छा। तो वापस मेरा थिएटर से एक्टिंग वाला जो था वो शुरू हो गया। एग्जैक्ट। तो ये तो एक टेलीविजन में अगर आप नहीं आते तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुंचती कहानी? नहीं, क्योंकि मैं मीडिया कर रहा था अल्टीमेटली। तो उस वक्त तो क्योंकि सोशल मीडिया वाज नॉट नथिंग, ऑरकुट वगैरह कुछ तो था, फेसबुक आई थिंक जस्ट आना ही शुरू हुआ था, एज फार एज आया ही था मेरे ख्याल फेसबुक। तो मतलब ये था कि एवेन्यूज कुछ और नहीं थे। फिर यही था कि एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, क्योंकि यूटीवी जब रिसेशन की वजह से नोएडा का ऑफिस शट डाउन हो गया और सारे ऑपरेशंस बॉम्बे कंसोलिडेट हो गए, तो आई केम बैक टू रेडियो। देयर वाज अ जॉब फॉर अ प्रोमो प्रोड्यूसर इन रेडियो 1 एंड आई इंटरव्यूड फॉर इट, आई गॉट थ्रू। उसमें मेरे को कॉपी राइटिंग भी करना पड़ता था, वॉइस ओवर्स भी करने पड़ते थे। एक नया फंक्शन मेरे हाथ में आ गया क्रिएटिविटी का। एंड साइड बाय साइड I got to do a couple of corporate films. I did an ad film for a news channel that had come in called Voice of India. Okay. तो उसका मैं प्राइमरी कैरेक्टर था उस एड में। तो मतलब मैं साथ साथ ये मतलब जितने नए ऑर्गेनाइजेशन में गए आप, आपने कुछ ना कुछ नया किया, कुछ ना कुछ नया सीखा। एग्जैक्टली। पहला ऑडिशन कब आपने दिया था? आप एक्टिंग लाइन में आए हो, जाहिर सी बात है कि ऑडिशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑडिशन एक शुरुआत है, आपको ऑडिशन देना ही पड़ेगा। पहला ऑडिशन कब दिया था आपने? मुझे अपना पहला ऑडिशन बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि मेरा पहला ऑडिशन ऑब्वियसली थिएटर के लिए ही था। जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था, फिल्म के लिए मेरे को मतलब वीडियो फॉर्मेट के लिए मुझे ऑडिशन नहीं देना पड़ा। वीडियो फॉर्मेट के लिए वो एड फिल्म मुझे डायरेक्टली अप्रोच हो गई, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी वैसा था। आई वॉज बिग ओवरवेट गाय, यू नो। उसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, मुझे अभी भी ध्यान है। तो जब सबसे पहले मैंने प्रिंस कोहली को देखा था, एग्जैक्टली, ही वाज अ डिफरेंट पर्सन। यस। आज ये बहुत ही फिट है, उस टाइम पे भी चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी वो वाली बात कंटिन्यू करते हैं जो आप अभी बता रहे हैं। दैट वाज माय क्लेम टू फेम। तो जो मेरा पहला ऑडिशन था वो मेरे थिएटर प्ले के लिए था। तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। तो एक्चुअल में उस टाइम पे स्टूडेंट्स लोग थे, तो हमें पता भी नहीं था कि कौन डायरेक्ट करेगा क्या। तो जो डायरेक्टर थी नेहा बंसल उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और शी वाज लाइक आस्क्ड मी कपल ऑफ क्वेश्चंस, एंड फिर उन्होंने कहा कि आप सब्जी वाले का मुझे करके दिखाओ। तो आलू ले लो, गोभी ले लो। अब हर सैटरडे मम्मी के साथ शनि बाजार सब्जी खरीदने जाते थे। तो ये तो हमने ऑब्जर्व कर ही रखा था, बचपन से ऑब्जर्व मैं करता रहा हूँ। और थोड़ा मिमिक्री करना, स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करना, ऑब्जर्वेशन वाज ऑलवेज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो वही आलू ले लो, गोभी ले लो। और मैंने वो ऑडिशन दिया, शी लाइक्ड इट एंड शी गेव मी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। फॉर्मली प्रोफेशनली अगर आप ऑडिशन देने की बात करें, तो द फर्स्ट ऑडिशन आई गेव वाज फॉर Dare to Date only. Dare to Date. Yeah. So that was the reality show which I landed up when I was in Radio 1. जो मैं अपना ये प्रोमो प्रोड्यूसर का जॉब कर रहा था, तो मेरे पास वो उसके लिए कॉल आया।
दे वर नॉट पेइंग एनीथिंग, तो मेरे को 5,000 पर डे मेरा बजट उस टाइम पे था, तो मेरे को मिलता था फॉर माय कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेट फिल्म्स की। दिस वाज 2008-2009। 2008। तो 2009 टुवर्ड्स द एंड दिस थिंग केम अप, दे वर नॉट पेइंग एनीथिंग, तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं नोएडा में था, उन्होंने कहा नारायण आना ऑडिशन देने के लिए। इतनी दूर कौन जाएगा ऑडिशन देने, मैं ऑलरेडी मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। हम लोग मतलब इतना खुश थे कि दिल्ली का म्यूजिक सर्किट भी पूरा अपने लिए ओपन था। वी यूज्ड टू गेट फ्री पासेस फॉर ऑल द बिग इवेंट्स, ऑल द बिग म्यूजिक इवेंट्स एंड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन दिल्ली। तो सोशल सर्कल भी अच्छा खासा था, तो कभी वो ऐसा नहीं हुआ कि बिना पैसे के काम करना है। बट कपल ऑफ वीक्स लेटर मुझे सेम जगह से कॉल आया कि क्योंकि वो मेरे कॉर्पोरेट फिल्म्स के ही कनेक्शंस में से ही आया था। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली प्रिंस आपको इसलिए फ़ोन किया है ना, हमारे को ना एक हेल्प चाहिए, हमारे को एक सर्टेन टाइप का पर्सनालिटी का इंसान चाहिए। तो आप लोग मीडिया में हैं, तो हमें एक गे पर्सन चाहिए फॉर आवर शो, फॉर आवर डेटिंग शो, सो वी वांट टू शो दैट पर्सन आल्सो। तो एक कैरेक्टर हमें गे भी चाहिए। तो मैंने कहा यार देखो मेरा कोई वैसे नहीं है, पर क्योंकि आपका फर्स्ट एपिसोड मैं देख चुका हूँ, काफ़ी पॉपुलर हो गया है, तो आप अभी भी ऑडिशन कर रहे हो? तो उनका फर्स्ट एपिसोड एयर हो गया था, उसके सारे प्रोमोस पूरा दिन चलते थे चैनल वी पे, वो 4 बारी 24 घंटे में शो आता था। तो आई वाज रियली किक्ड के इसमें एक्सपोजर बहुत है। तो उन्होंने कहा हाँ हम ऑडिशन कर रहे हैं, आप आ जाओ। सो दैट्स व्हेन आई वेंट, गेव देम ऑन द ऑडिशन, दे लाइक्ड माय पर्सनालिटी, दे वांटेड टू पोर्ट्रे मी लाइक अ फनी फैट गाय एंड आई प्लेड अलोंग एंड देन दैट वो शो स्क्रिप्टेड नहीं था? No, the itinerary was scripted. Where we are going, what we are doing was decided. लेकिन उसका आउटकम स्क्रिप्टेड नहीं था। तो क्योंकि मतलब आपको कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं मिले, कुछ ऐसा नहीं, सीन नहीं है, बट आपको बता दिया यूर द ऑब्जेक्ट, आपके साथ वो प्ले करेंगे। और ओके, आई वाज आल्सो स्केप्टिकल कि कैसा होगा, क्योंकि रियलिटी शो क्या है, रोडीज क्या है, उस टाइम सिर्फ रोडीज ही एक रियलिटी शो होता था आई थिंक। बट आई रियलाइज्ड कि वो उन्होंने थोड़ा एक जिसको जेन्युइन रियलिटी के आसपास जोन में रख के ही उन्होंने शूट किया, क्योंकि जो भी कुछ उसको शो में हो रहा था दैट वाज जस्ट टू different personalities meeting. I was a funny fat guy who used to eat a lot. That girl was a fitness trainer, and she was learning language also. She was learning Mandarin, जिसको उसने Chinese बोला और मैंने मजाक बनाया, और फिर ऐसे बहुत सारे jokes हुए। And वो फिर मैं उन्हें फूड कोर्ट में ले गया, then she took me to the gym. तो पहले उनका रिपल्शन, फिर मेरा एक्सरसाइज की तरफ रिपल्शन, तो दैट स्टोरी लाइन was pretty this thing. The only thing was that basically I did not sort of given to the pressure. I did not appear weak, and I did not sort of appear humiliated. जो फैट, जिसको आजकल लोग फैट शेमिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे 2010 में वो टेलीविजन पे लीगली हो रहा था, बट मुझे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे इट वाज नॉट टेकन लाइक दैट, सिंस आई वाज ओवरवेट फ्रॉम माय टीनेज ईयर्स। एक तो ये लोगों को पता नहीं था कि मैं 10th स्टैंडर्ड से लेके फर्स्ट ईयर तक जिम जाता था। अच्छा। तो आई वाज नॉट द टिपिकल फैट गाय जिसने कभी वेट रूम देखा नहीं है, तो दे कुड नॉट पुट मी डाउन देयर। अपने फैटनेस को और अपने फूडी नेचर को आई वाज ओनिंग। दे ऑल्सो मेड मी सिट ऑन अ स्कूटी विद द गर्ल विच शी वाज सपोज टू ड्राइव। अच्छा। तो ये सारी चीजें हो रही थी, बट आई वाज ओनिंग एवरी सिचुएशन पर से। So the overall outcome was that that particular episode became so popular, they had to call me for the finale, which was another 2 episodes. And फिर I gained instant fame for a little while, क्योंकि मैंने पहले से ही वो देखा था कि यार इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और that worked for me really well. अभी आपने फैटनेस की बात करी, हाँ, ये फैट टू फिट की स्टोरी भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने बताया था कि नेटवर्किंग, मतलब आप के नोन थे जिनकी वजह से शायद आपको उन्होंने कांटेक्ट किया। Exactly. वो उन्होंने पूछा कुछ और आपने अपने लिए उनको बोला। नेटवर्किंग कितनी जरूरी है इस फील्ड में? See the point is networking, if you say as a word, अगर आप literally लेना चाहते हैं उसको, it's important in every profession. Since media industry में, entertainment industry में lot of hirings are done by word of mouth, आज भी फॉर्मल वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हायरिंग्स नहीं होती हैं, तो ऑब्वियसली यू नीड टू नो द राइट पीपल टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो चीज़ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस चीज़ के लिए नेटवर्किंग कर रहे हैं क्या आप उस लायक हैं। सही बात है। और इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स होते हैं कई लोगों में, और उसका कारण ये है कि दिस इंडस्ट्री
द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज एडवर्टाइज्ड विद अ लॉट ऑफ रोमांटिसिज्म। इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। अच्छा। कि आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रगल होगा, उसके बाद आप उस स्ट्रगल में पूरी तरह जब तक निचुड़ नहीं जाएंगे, आप शाइन करके कुंदन की तरह जल के सोना बाहर नहीं निकलेगा, वो सब बातें होती है ना जो। तो ये जो रोमांटिसाइजेशन है कि सिटी ऑफ ड्रीम्स है कोई, और वहां जाएंगे तो आपके सपने सफल साकार हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग सब बड़े हुए टीनेजर्स, एज टीनेजर्स वी सॉ ऑल ऑफ दैट, वी सॉ द राइज ऑफ, सबने ही सुना है वो। और सबसे बड़ा एग्जांपल शाहरुख खान थे ना। फिर आप ये भी देखिए, दिल्ली से एक लड़का जाता है, कुछ एग्जांपल भी हैं, मतलब कुछ लोग आए हैं। आज तो एम्पल हैं, आज तो एम्पल हैं, पर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप देयर वर सर्टेन वेरी फ्यू एग्जांपल्स। और वो रोमांटिसाइजेशन, वो मार्केटिंग उस इंडस्ट्री का चलता रहा। तो जब मैं फाइनली बॉम्बे गया हूँ तो मैंने ये देखा है कि उस रोमांटिसाइजेशन का एक नेगेटिव साइड ये है कि जो एक्चुअल हार्ड वर्क है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। अच्छा। बाय बोथ people who are supposed to recognize it and the people who are supposed to put in that hard work. लेकिन ऐसा क्यों? कारण ये है कि भाई हम लोग सब एक अपनी कहानी के हीरो हैं। हम लोग सब जिंदगी में ऐसे जीना चाहते हैं जैसे हमारे ऊपर फिल्म बन रही है, हम मेन कैरेक्टर हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो यथार्थ है, जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको आप इग्नोर कर देते हैं कि यू विल नीड मनी टू सर्वाइव देयर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंड यू विल नीड टू होन अप योर स्किल्स। आप जिस स्टेट पे उस शहर में पहुंचे हैं, उस स्टेट पे सेम टू सेम आप अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ्लॉज हैं तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है, अगर आप अपनी वॉइस के ऊपर कमांड नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप स्क्रिप्ट्स को पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सवाल पूछ सकें उसके बारे में, तो आपको तकलीफ होगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं जो साइडलाइन हो जाती हैं फ्रॉम द पर्सन हु नीड्स टू पुट इन देयर हार्ड वर्क। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव द पर्सन जिनको हार्ड वर्क को रिकग्नाइज करना है, वो साइडलाइन इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हमेशा होती है टू गेट मैक्सिमम आई बॉल्स फॉर देयर प्रोडक्ट। तो फॉर देम टू इन्वेस्ट इन अ न्यू टैलेंट इज अ बिग डील। प्रिंस भाई, आप मुंबई गए, आपने जैसा भी बताया मुंबई गए, आपने काम शुरू किया। राइट। ऐसा बोला जाता है कि मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है। राइट। हर चीज में, बिल्कुल, रहने, खाना पीना या कम्यूट करने के लिए, हर चीज में बहुत महंगा है। आपको भी ऐसा फील हुआ? महंगाई तो है ही डेफिनेटली। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आज चले जाइए तो सबसे पहला आपको चाहिए, जो सर के ऊपर छत चाहिए तो किराया। बॉम्बे का जो लिविंग एक्सपेंस है, जो रेंट पर से है, इज टू द द प्लेस यू आर गेटिंग टू स्टे इज प्रीटी हाई। सो हम लोग नॉर्दर्न रीजन में, नोएडा में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, जिस टाइप का रेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं उस हिसाब से आपको एक अच्छा थोड़ा सा अबव एवरेज आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आपको मुश्किल होती है उस चीज में। प्लस देन ऑब्वियसली यू हैव टू स्टे विद अ कपल ऑफ पीपल, तो आपको फ्लैटमेट्स के साथ रहना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा वहां। हाँ, एडजस्ट तो खैर क्या है, देखो यार, आई हैव लिव्ड लाइफ एज अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मतलब अब फ्लैटमेट्स में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, 100 चीजें होती हैं, बट बहुत फ्रेंडली तरीके से ही सब जगह रहे। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल यही था क्योंकि मैं कभी किसी और के साथ रहा ही नहीं, मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहा हूँ ना। तो मेरा वो सिनेरियो था। तो थैंकफुली the first time I went there, one of my friends had already reached Bombay. They were working for a जो टेलीविजन शॉपिंग चैनल होता है, एक चैनल था उस टाइम पे, स्टार टीवी का। उसके लिए वो काम कर रहे थे। He was already settled there properly, उनका एक जॉब था। Started living with him. पूरा तो रेंट मैं बेयर नहीं कर पाता क्योंकि मेरा अर्निंग उतना नहीं था। तो the first time I went there, I started pitching in a little bit. मैं ऑडिशंस देना शुरू किया। अच्छा। दैट टाइम मेरा डे टू डे का फेम थोड़ा सा फेड आउट हो चुका था, बिकॉज बीच में मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। मुझे बॉम्बे पहुंचने में, मेरे शो के एयर होने के और मेरे बॉम्बे पहुंचने के बीच में कुछ 6 महीने से ऊपर का डिफरेंस था। तो आई वॉज नॉट गेटिंग मच वर्क, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट एवरीबडी, ट्राइंग टू नेटवर्क, लाइक यू सेड। उन दिनों में द ओनली वे वॉज लैंडलाइंस। यू कॉल्ड ऑन लैंडलाइंस, you used to talk to people via emails, you used to send your pictures, और अपने हार्ड कॉपीज आप पिक्चर्स बनवा के अब जगह जगह जाते थे। तो वो शुरुआत हुई। उसमें मैं एक एड फिल्म में मैं जब सबसे पहला एड फिल्म मैंने दिया था वो था एक ब्रांड का था, चिप्स के ब्रांड का था, उसका एड फिल्म मैंने दिया।
आई गॉट सिलेक्टेड. दी एड फिल्म वॉज विद वन बिग सेलिब्रिटी फिल्म स्टार जिनके साथ उनका ब्रांड एसोसिएशन था उस टाइम पे. बहुत खुश हुआ क्योंकि पहले ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया, बड़ा ब्रांड था. तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेटर्स को अपनी पिक्चर्स ईमेल करते थे. कोऑर्डिनेटर्स आपकी एज ग्रुप और आपके लुक के हिसाब से आपको ऑडिशंस भेजते थे कि ये एसएमएस आता था कि यहाँ पे ऑडिशन होगा, आपने जाके देना है. और फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो पे है उसमें से कुछ कमीशन उनको कोऑर्डिनेटर को जाता था. और पे जो है वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू डिसाइड होता था. अच्छा. तो प्रोडक्शन हाउस यूज्ड टू कॉल द कोऑर्डिनेटर कि आपका बंदा हो गया है, कोऑर्डिनेटर यूज्ड टू कॉल यू. फिर आप लाइक एजेंसी हो गई एक तरह से. हाँ बेसिकली कि आप उनके लिए हैं, वो मतलब फ्रीलांसिंग ही हो गई. हाँ दैट वाज अ फ्रीलांस एजेंसी बेसिकली. तो कोऑर्डिनेटर्स थे. तो मिस्टर राकेश गगलानी थे, वो काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे, मुझे आज भी याद है. बहुत अच्छे इंसान थे क्योंकि उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया, फ़ोन पे ही बात हुई थी. तो उनसे हमें रेगुलर आते थे. तो उनको पता था कि मैं एक रियलिटी शो भी कर चुका हूँ. तो उस टाइम पे बजट का सीन चल रहा था. अब यू नो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई वाज बीइंग पेड 5,000 पर डे फॉर वीडियो असाइनमेंट्स दैट आई वाज डूइंग. तो हम लोगों ने फिर नेगोशिएट किया उन्होंने कि भाई 15,000 रुपये में बात करते हैं. अच्छा. मैंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हो. कोऑर्डिनेटर को मैंने कहा, कहते हैं हाँ ठीक है, 12:30 में सेटलमेंट हो जाएगी. ओके ओके ओके. तो प्रोडक्शन हाउस से हो गई 12:30 में, 12 में सेटलमेंट हो गई. फिर उसमें से सर्टेन परसेंटेज वाज सपोज टू गो टू द कोऑर्डिनेटर. आई अग्रीड कि फर्स्ट असाइनमेंट है, बड़ा असाइनमेंट है, नॉट अ प्रॉब्लम. और प्रोडक्शन हाउस से फिर मुझे कॉल आया. आई वाज स्टिल द बिग गाय दैट आई वाज. आई लॉस्ट सम वेट बट आई वाज स्टिल लाइक दैट. तो फनी फैट गाय वाला मेरा इमेज था. तो उन्होंने कहा कि आप अपने ही क्लोथ्स ले आइएगा, हमारे पास कॉस्ट्यूम डिजाइनर है तो सही, पर इट विल बी गुड इफ यू गेट गुड फंकी टी शर्ट्स, क्योंकि आपको स्टार के दोस्त के साथ बन के बैठना है. अच्छा. सो वो भी डिसाइड हो गया. आई वॉज गिवन अ डेट फॉर द शूट. आई वॉज आस्क्ड टू वेट फॉर देयर कॉल एंड आई वॉज आस्क्ड कि आपको वेन्यू हम उसी दिन बताएंगे. अच्छा ठीक है भाई. मैं सुबह सुबह तैयार होकर बैठ गया. हाफ ऑफ डे वेंट बाय. I did not get any calls from them. Their phones were not reachable. Phones were switched off. मैंने उस शूट के लिए नए शूज़ खरीदे थे कुछ दिन पहले, क्योंकि मैंने कहा भाई बड़ी शूट में जाना है, नया अपना तैयार होकर जाते हैं, अच्छे जूते पहनूंगा मैं. तो मैं तैयार होकर बैठा रहा. आधा दिन वो निकल गया एंड फिर डिसअपॉइंटेड आई जस्ट हैड माई लंच जो मैं खाता था उस टाइम में. आई वॉज एट होम. आई लाइक पता नहीं क्या हुआ. देन मुझे राकेश जी से रेगुलर ऑडिशंस के अपडेट आते थे. 2-3 दिन बाद फिर मैं एक और ऑडिशन में गया. वहाँ से मैं मलाड रहता था, मलाड से मैं वर्सोवा गया. अच्छा. वर्सोवा ऑडिशन देने जाते थे, 100 रुपये लगता था एक साइड का. ऑटो से जाते थे. भाई मैं थोड़ा ट्रेन व्रेन ट्रैवल नहीं किया था, तो मैं लोकल नहीं ले रहा था उन दिनों में. ठीक है. दोस्त के बिना मैं लोकल में नहीं जाता था. अच्छा. 1-2 बार ही लोकल में गया था. तो वहाँ से निकलते हुए काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि वहाँ पहुँचा मैं. पहुँचते ही मुझे उन्होंने बोल दिया कि यार आपका लुक नहीं है. वो फिट नॉट फिट बड़ा होता है वहाँ पे कि आपका लुक नहीं है. अच्छा. रैंडमली जा रहे हैं ना, क्योंकि उन दिनों व्हाट्सएप शुरू नहीं हुआ था. तो मेरे को याद आया कि यार मैं राकेश जी को फ़ोन करके पूछता हूँ यार वो साइड का क्या हुआ. उन्होंने शूट का बताया ही नहीं मेरे को यार. मैं राकेश जी को कॉल किया, कहते क्या हुआ वो शूट गया नहीं. मैंने कहा मैं तो. अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा? हाँ, मैंने उनको कॉल किया कि वो शूट मैं फिर बुलाया नहीं उन्होंने मेरे को. कहता अच्छा नहीं हुआ वो. मैंने कहा नहीं यार. कहता अच्छा रुक, मैं आई जस्ट कॉल हिम एंड आई विल आस्क देम. तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम लिटिल लेटर. मुझे अभी भी याद है, वो आराम नगर की अंधेरी गलियों में मैं निकलता हुआ जा रहा हूँ, अंधेरे का टाइम है. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम अगेन एंड ही टेल्स मी कि यार उन्होंने ना किसी और के साथ शूट कर लिया. उसको 5,000 का बजट में वो मान गया कोई, तो दे शॉट विद हिम. मैंने कहा यार ये तो प्रोडक्शन हाउस ने साहब. कहता है यार वो इस प्रोडक्शन हाउस का ना यही रेपुटेशन है. मैं पहले भी मेरे को यही लग रहा था. कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं. मैं ठीक है. तो वो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था उस टाइम पे. तो उसके बाद फिर आई थॉट एंड बाय द टाइम आई वाज लिविंग देयर, तो 6 महीना मैं वहाँ रुका. आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि प्रोबेबली दिस फनी फैट गाय इमेज, क्योंकि मैं जिससे भी मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो लोग मुझसे मिल नहीं रहे हैं अब. ठीक है. बहुत सारे लोगों को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे, जिनको मैं शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानता हूँ. मेरे से कोई मिल नहीं रहा है, मतलब. ठीक है. कोई कभी विरला किसी के घर कोई हाउस पार्टी हो रही है तो उसमें मुझे बुला रहे हैं, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ. कोई ऐसी जान पहचान नहीं बन रही है. आई वाज लाइक फॉरगेट दिस. मैं ना अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके, मेरे को बनना तो प्रॉपर एक्टर ही है, अब मैंने सोच ही लिया है. तो आई विल गो बैक होम यार, करते हैं फिर कुछ और करके देखेंगे क्या करना है. तो मैं जनवरी 2011 आई केम बैक फ्रॉम मुंबई, और 2 साल मैंने अपने आप को दिए. फ्रॉम 125 आई हैड ऑलरेडी कम टिल 1995 बाय देन. बिटवीन मार्च एंड जनवरी, मार्च 2010 एंड जनवरी 2011. और फिर वहाँ से
आई स्टार्टेड माई प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिक वेट लॉस किया था मैंने, कुछ खाना अवॉइड करके, थोड़ा होम वर्कआउट करके, एंड आई गॉट इनटू रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तब भी मतलब क्योंकि आई वाज नॉट अर्निंग इनफ, आई वाज नॉट टेकिंग अ जिम मेंबरशिप कि भाई अब पैसा देना पड़ेगा, ये है वो है। घर में मैंने एक बारबेल लिया, उसमें 5-5 kg के वेट्स लगाए, क्योंकि बचपन से मैं जिम कर रहा था, आई न्यू हाउ टू ट्रेन, कच्चा पक्का मुझे मालूम था। तो आई गेव माई सेल्फ 1.5 year, अगेन 2011 खत्म हुआ, बाय देन आई केम डाउन टू 78 kgs बाय ऑल ऑफ दैट, बट आई रियलाइज आई बिकम स्किनी फैट। अच्छा। क्योंकि जब आप प्रॉपर वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं और प्रॉपर आपका डाइट नहीं होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, तो आपका बॉडी फैट के साथ मसल भी गिरता है। और फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे धक्का मारा, भाई अब जिम चल लो। फिर another 1.5-2 years I gave to the gym. By the time 2013 came, I had completely transformed myself. I had abs also a little bit, ये वो body भी ठीक ठाक बन गया था, and I had acquired enough knowledge क्योंकि मैं खुद research करने लग गया था। By then YouTube had become big, और YouTube पे काफ़ी information available था, and we had this inspiration also, जिसकी वजह से मुझे एक ख्याल आया था, जो क्रिश का, ऋतिक रोशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, which Chris Gethin had come into India to train him, the big trainer from bodybuilding.com, which was the biggest website for us to understand bodybuilding at that time. तो वो देख के was a big inspiration, तो मेरा भाई वो सिनेरियो बन गया। And then because of I was doing so much of research, I came from 125 kgs to 78 kgs lean, nice body, ठीक ठाक बन गई, whatever. So people started asking me on, and I had good amount of social media presence because of my day-to-day days. So I had some 3,500 people following me on friends, not following, तब follow नहीं होता, friends होते थे, तब friends on Facebook. तो I was like ठीक है, अब मैं वहीं चलता हूँ। जॉब तो मैं छोड़ चुका था रेडियो की by then, and I came to Bombay again. स्ट्रगल की अभी आपने बात करी। Exactly. स्ट्रगल हर एक एक्टर को कहीं ना कहीं करना पड़ता है, अनलेस अनटिल वो एक बहुत बड़े बैकग्राउंड से ना हो, एक एक्टिंग बैकग्राउंड से ना हो। True. आपने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, जैसे अभी आपने बताया कि एक शूट के लिए आपको बुलाना था, लेकिन इन मोमेंट पे वो नहीं हो पाया। आपने ऑडिशंस दिए, कभी आपने ऐसा देखा कि आपको रिजेक्शंस भी देखने पड़ रहे हैं और बहुत डिसहार्टेंड सा आपको फील हुआ, कभी ऐसा हुआ? See the point is, rejection तो मुझे शुरू से ही देखने पड़ रहे थे, क्योंकि whenever I used to ask out a girl in school, तो मेरे को या तो वो फ्रेंड जोन कर देती थी या मना कर देती थी। बट दिस इज जस्ट अ जोक। मैं सीरियस बात जो ये है कि एक एक्टर की लाइफ में ये वैसे मुश्किल है, बहुत मेरे लिए भी मुश्किल है। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ, ठीक है। और प्लस जो एक्टर स्टार्टअप कर रहा है उसका रिजेक्शन दरवाजे पे होता है, अच्छा, ऑडिशन के बाद नहीं होता है। तो आपको एक फॉर एग्जांपल एक किसी प्रोडक्ट की एड फिल्म है, आपका एज ग्रुप है 24 to 35 का, 25 to 35 का एज ग्रुप है। एक आपको एग्जीक्यूटिव की जरूरत है उस एड फिल्म में एक आदमी की, ठीक है। अब आप शर्ट कोट पहन के चले गए, ठीक है, लेकिन आप अब उसमें सब टाइप के लोग हैं ना, कुछ लोग अर्बन दिखते हैं, कुछ लोग फेयर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। वो किस प्रोडक्ट का ऐड है उस पर डिपेंड करता है उन्हें किस टाइप का लुक का उन्हें वर्किंग प्रोफेशनल दिखाना है। बिल्कुल। तो अब सब लड़के शर्ट, कॉस्ट्यूम, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर, टाई पहन के सब लड़के वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सब लड़कों का लुक उनको चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ये चीज़ इसलिए मालूम है क्योंकि मैं एक एडवर्टाइजिंग ग्रेजुएट हूँ। जब एक एड फिल्म के बारे में ब्रीफ दी जाती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू, तो वो उस आदमी की इनकम क्या है, वो क्या गाड़ी चलाता है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, ये सारी डिटेल्स आप एड फिल्म, उसका पूरा डेमोग्राफिक, कौन से रीजन से है वो, अच्छा, तो वो सारा कुछ एड फिल्म के पीछे थॉट प्रोसेस में होता है। उसी हिसाब से कास्टिंग वाले को आदमी चुनना होता है ऑडिशन करने के लिए। तो जब हम 50-100 लोगों की भीड़ वहां पहुंचती है, तो अंदर से कास्टिंग असिस्टेंट बाहर आता है पहले, वो कहता है हाँ आप फिट हो, आप नॉट फिट हो, आप फिट हो, आप वेट मत करिए सर, आप फिट हो, आप नॉट फिट हो, आप वेट करिए सर। ये उसी टाइम पे होता है, ये उस टाइम पे होता है। अब ये जो लोग, जो फिट लोग हैं, इसमें से लोगों को एक बाहर जो कागज है, कोई वो फॉर्मल चीज नहीं है, एक कागज है, उसके ऊपर कौन पहले आया उसने अपना नाम लिखता गया वो। अच्छा, तो अब इस ऑर्डर में अंदर कॉल किया जाएगा। अच्छा, अब इस कागज की फाइट ये है कि ये कागज खत्म हो जाता है, फिर इस कागज के पीछे लिखा जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल, फिर अब वो लिस्ट अंदर भेज दी जाती है। अच्छा, अब एक नया कागज शुरू हो जाता है। अब मार इस बात की इसके अंदर सबके अंदर चलती रहती है कि
कौन नाम लिखेगा, मेरा नाम लिखा है, मेरा पहले है, तेरा तो वहाँ केओस भी है बाहर बहुत। अच्छा, ठीक है। अब इसमें से किसको स्क्रिप्ट मिलेगी, अंदर क्या होगा, वो आपको नहीं पता है। कई बार आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है तो आप बाहर स्क्रिप्ट प्रिपेयर भी कर रहे होते हो। तो ठीक है, अब आप वेन्यू के अंदर चले गए। पहले तो आपने वहीं पे छटाई हो गई, आपकी रिजेक्शन आपको वहीं मिल गया, तो कई लोग तो वहीं से मायूस हो गए, वापस घर जा रहे, इतना तैयार होके गए थे कंगी उंगी करके। और फिर उसके बाद फिर आप ऑडिशन देने जाते हैं। अब वहां पे क्या है कि कई लोग आए हुए हैं, वो लोग इतने एंथू कटलेट हैं कि हाँ मैंने कर लिया, मैं पहले दे दूंगा, मैं पहले दूंगा, मैं जाऊंगा पहले। अच्छा, तो अब 15 लोग बैठे हुए हैं, आपने स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है, आप पहले पहले करके वहां खड़े हो गए हैं, और जिस आदमी ने स्क्रिप्ट तैयार कर लिया आप उसके पहले परफॉर्म करने लग गए हैं। तो अब आप फंबल कर रहे हैं, आप खुद भी ऑडिशन ठीक से नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोग भी एजिटेट हो रहे हैं कि यार मैं पहले दे दूंगा, मुझे दूसरा ऑडिशन करना है। तो ये सब चल रहा है, ठीक है। इसके साथ आपको अच्छा परफॉर्म करना है, कैमरा के आगे अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आपको इंतजार करना है कि आपको कॉल आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, अपनी डेट्स ब्लॉक कर लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद आपको एक दिन बाद या सेम डे इवनिंग में कॉल आएगा कि आपका फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब इतने स्टेजेस हैं तो रिजेक्शन तो आपका डेली है भाई, इसको आपको वो नहीं, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बुरा महसूस होता है कि कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कास्टिंग असिस्टेंट से लोग लड़ लिए हैं, अच्छा, मुझे बताओ मैं फिट क्यों नहीं हूँ। अच्छा, और मैं क्योंकि मैं जानता हूँ क्यों क्यों वो मना कर रहा है, एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें हैं, तो मैं थोड़ा सा, मेरे को उसके लिए भी बुरा लगता था, तो लोगों को बुरा लगता है। बट दिस इज, ये आपको इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि आपका रिजेक्शन होना के बहुत सारे चांसेस हैं। पॉइंट ये है कि आपने अपना क्राफ्ट कितना अच्छा किया है, क्या आपने स्क्रिप्ट पढ़ के उसे समझा, क्या आपको अपना कैरेक्टर समझ में आया है कि ये कौन आदमी है, कि किस मूड में है। तो पहले आप अगर अपनी आपको अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर आपके जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन प्रिंस भाई, संजू में आपने काम किया, यस, हाँ, लाल सिंह चड्ढा में आपने काम Yes, किया, yes, जर्सी yes, शाहिद कपूर की मूवी थी, यस, इन बड़े बड़े मूवीज में आपने काम किया है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके साथ काम करने में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, वो थोड़ा सा एक बार शेयर करो। डेफिनेटली। एक तो सबसे पहले जो ऑडिशनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज हो चुका था, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, मुकेश छाबड़ा सर हैं जो सबसे बड़े अब कास्टिंग डायरेक्टर हैं, ही हैड कम इनटू बीइंग, द कास्टिंग प्रोसेस हैज चेंज्ड, अपार्ट फ्रॉम यू नो अ सर्टेन लुक, नाउ एक्टर्स वर बीइंग कास्ट अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। तो वो सारी चीजें, ये एक चैलेंज भी बनने लग गया था फॉर पीपल लाइक मी हु वर ग्रोइंग अप इन द 90s, हु थॉट कि एक विलन होता है, एक हीरो होता है, एक कॉमेडियन होता है, मैं विलन कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो वो सारी चीजें अब बदल रही हैं। ये विलन कैटेगरी क्या है, मतलब आपने क्यों ऐसा सोचा? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मुझे विलन की ज्यादा वो फील आती है कि हाँ मैं विलन हो सकता हूँ ना कि हीरो, ऐसा क्यों? अब सिनेरियो ये था कि उस टाइम पे ना ऑडिशंस जब आपके पास आते थे ना, तो ऑडिशन में भी लिखा रहता था ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो उसकी डिमार्केशन होती थी। उसका बैकग्राउंड नहीं बताते थे आपको, यू नो, वो बैकग्राउंड बहुत कम बताते थे कैरेक्टर के बारे में। जो अब इतनी बात होती है ना, अब क्राफ्ट के बारे में जो बात होती है, तब सिर्फ लुक के ऊपर काम होता है जी, ये क्या है। ठीक है। सो आई वॉज नेवर ऑफ द माइंड फ्रेम दैट इवन दो आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई कैन बी अ फ्रीकिंग हीरो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई डू नॉट डांस। अच्छा, वो डांसिंग वांसिंग का अपना कोई सिनेरियो नहीं है, वो मैं कभी भी, आई वाज नॉट कीन ऑन डांसिंग। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, उनको भी कोई ऐसा डांस नहीं आता बट दे आर एट अ बिगर स्टेज। हाँ, वो मतलब आप भी, मतलब अगर मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे ये जो लगता है विलन इज ऑल्सो अ हीरो, हाँ 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 तो वो हीरो क्यों नहीं प्रिंस कोहली? हाँ, उसका कारण ये था कि मेरा लुक नहीं था ना वो वाला। अच्छा, आई वॉज नॉट द गुलशन ग्रोवर वाला कुछ फील आता है? गुलशन ग्रोवर कहो या प्रेम चोपड़ा कह लो, हाँ। प्रेम चोपड़ा साहब, प्राण साहब, हाँ, ये हाँ। लोग सब अच्छे दिखते थे, ऐसी बात नहीं है, ये सब बढ़िया दिखते थे, वेरी फाइन हैंडसम जेंटलमैन, बट उनके फेस में शायद वो मासूमियत नहीं थी जो दिलीप साहब में होगी, या मिस्टर आमिर खान के फेस में है, या मिस्टर रणबीर कपूर के फेस में है। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था दैट टू एन एक्सटेंट आई एम नॉट दैट गाय, यू नो, पर से। वो लवर बॉय नहीं हूं मैं। अब क्या है ना, सिनेमा में सबसे बड़ा हीरो तो आपका लवर बॉय रहा है थ्रू आउट द 80s एंड 90s, रोमांस एंड एवरीथिंग। सो आई कुड नेवर सी माई सेल्फ सिंगिंग एंड डांसिंग एंड डूइंग सॉन्ग्स पर से। सो प्राइमरीली वही आपको एक हीरो की कैटेगरी से बाहर निकाल देता है, सबसे पहला सॉन्ग एंड डांस। अच्छा, 80s 90s, दैट्स व्हेन आई ग्रू अप, नो।
तो मुझे था कि मेरे को, बट ये चीज तो सीखी भी जा सकती है। मेरे को एक्टिंग ड्रिवन ज्यादा लगता था। मुझे अमरीश पुरी साहब, नाना पाटेकर साहब, ये लोग ज्यादा मतलब लगते थे कि ऐसा कुछ एकदम ओम पुरी साहब, नाना पाटेकर साहब तो डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट्स, बिकॉज क्योंकि मेरे को आर्मी से बड़ा लगाव था और बचपन से प्रहार मैंने कई बार देखी फिल्म, तो आई वाज वेरी आई यूज्ड टू लाइक नाना पाटेकर साहब बहुत। तो मेरा बेंट ऑफ माइंड वही था कि ये ना थोड़े परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स हैं। और थिएटर में भी ना मेरे को शुरू में एक बहुत ही इनोसेंट रोल मिला था फर्स्ट प्ले में। अच्छा। लेकिन सेकंड और थर्ड प्ले में थोड़ा कनिंग से रोल्स मिले थे मुझे, जो मैंने फॉर्मल प्रोफेशनल प्रोडक्शंस में काम किया था। तो मेरे को था कि अब फिजिक भी वैसी हो गई है। अब क्या है ना, एक चीज ये भी है कि आप अगर थोड़े तगड़े दिखते हो तो अभी हम 2010s में घुसे हैं। अभी 11, 12, 13 आया है। अभी भी इमेज वही है कि तगड़ा आदमी है ना तो हीरो का या तो दोस्त, कोई गुंडा दोस्त होगा, या कोई विलन का कोई हेंचमैन होगा। तो वही था तगड़ा आदमी, तो वो किसी गुंडे वुंडे का कोई हेंचमैन होगा या ये होगा, इस टाइप का आदमी। एंड आई हैव ऑडिशनड फॉर अ लॉट ऑफ सच कैरेक्टर्स आल्सो बाय द वे। अच्छा। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन के लिए मैंने ऑडिशन किया, तो उसमें मुझे एज ए हेंचमैन ही ऑडिशन करने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मुझे इसलिए आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं सॉन्ग एंड डांस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे वही टाइप के रोल्स मिलेंगे। पर जब सिनेरियो चेंज हुआ तो अब एड फिल्म्स में क्या था, एड फिल्म्स में कॉर्पोरेट गाय के रोल्स मिलते थे। वो भी एक स्टैंडर्ड था, क्योंकि एक वो नीश स्टीरियोटाइपिंग और वो स्टैंडर्ड फॉलो होता रहा और वो हो रहा है टू एन एक्सटेंट, अभी भी हो रहा है। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी उस तरीके की थी। तो ये जो 3 फिल्म्स की मैंने अभी बात करी है, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छा काम किया इन तीनों फिल्मों ने। हाँ, उन 3 फिल्म में से सबसे अच्छी फिल्म जिसमें आपको काम करके मजा आया वो कौन सी थी? तो मेरे को बुलाया गया संजू के ऑडिशन के लिए अच्छा। सबसे पहले, एंड दे कॉल्ड मी टू बी जिम गाय। इट्स अ जिम ट्रेनर काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेल बिल्ट, which I already had a good physique, और ट्रेनिंग वाला मेरा वो था ही सिनेरियो। तो आप जिम वेयर पहन के आइए, ये वो। तो दे शॉट अ कपल ऑफ जिम सीन्स वेयर आई एम इंटरेक्टिंग विद द गाय। Actually the females were taking my audition, but they were like, I am probably the person you're training, so tell me what you will tell in front of the mirror. तो अच्छी बात यह है कि आजकल ऑडिशंस भी बड़े वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते कि एक स्क्रिप्ट होगी और आप करेंगे। दे आर ट्राइंग टू सी योर स्किल, दे पुटिंग इन अ सिचुएशन व्हिच इज गुड, कि आप कितना खुद से कितना कर सकते हो, तो वही फिर वो ऑडिशन हुआ। फिर देन दे डिड वन मोर थिंग, रिहर्स सिनेरियो, जिसमें आई वाज सपोज टू अपीयर एज अ सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा शरीर बड़ा है लेकिन थोड़ा सा स्लो है। अच्छा। कि क्या देश के पीएम का क्या नाम है, तो मैंने प्रमोद महाजन बोल दिया। पीएम बोला तो प्रमोद महाजन बोल दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। I did not understand what this audition was all about, what character I'm playing, what is happening. पर मेरे को ये था कि this is for the friend of संजू। Okay boss, देखे मैं आ गया बड़ा, but मुझे कुछ समझ नहीं आया, very weird, new kind of an audition. बट उस टाइम पे जब आप देख रहे थे तो आपको कुछ लगा कि ये मैं क्रैक करूंगा, मेरे पास कॉल आएगा और मेरे को जाना है इसमें? भाई लगा तो, कुछ मतलब यही था कि ये तो करना ही है ना, मतलब अच्छा। अपने लिए तो वही था। एंड शॉर्टलिस्ट करके अगर सामने से बुलाया है तो आई एम नॉट रनिंग इन अ रेस विद अ लॉट ऑफ पीपल, जो अदरवाइज हो रहा था है, मतलब जो अदरवाइज हो रहा था कि मैं 50 लोगों की लाइन में खड़ा हूँ, 100 लोग रोज आ रहे हैं, दिन भर पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, अंदर घुस रहे हैं, फिर वो ऑडिशन, वो सीन नहीं था। तो आई वाज प्रीटी ओके, ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देख लेंगे क्या है। पर संजू के लिए ऑडिशन किया मैंने यार, ये भी बड़ी बात है। ठीक है, राजकुमार सर देखेंगे ये ऑडिशन मेरा। सही है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि आप फीचर्ड कास्ट हैं, यू आर प्लेइंग हिज फ्रेंड। मैंने कहा ठीक है भाई, साइन कर देते हैं, कर दिया। वहाँ मैंने देखा वहाँ पे कुछ प्रॉपर पेपर वर्क नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि सर ये ना इधर नाम कुछ अलग लिखा हुआ है, आप फीचर कास्ट ही ले रहे हो ना मेरे को। अच्छा। क्योंकि ये भी होता है कि भाई बैकग्राउंड आर्टिस्ट ले लिया, बाद में पता नहीं चला वो काम नहीं करने का है, पीछे से लड़के बता के भेजते थे कई लोग जो प्रोमिनेंट काम कर रहे थे। उसने कहा कोई बात नहीं, हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं आपको, आप ये ब्लैंक पे ही साइन कर दो, जहाँ पे इसमें मैं भर के आपको प्रॉपर ईमेल कर दूंगा। ठीक है यार, ज़्यादा मत बोल, मिल रहा है जो ले ले, अपना चलते हैं। अच्छा। नाउ दिस इज दिसंबर एंड प्रॉबेबली दिसंबर 2015 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा टाइमलाइन ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि नंबर्स के साथ मेरा खेल हमेशा से खराब है। अच्छा। एंड आई एम सपोज टू प्ले संजय दत्त फ्रेंड। मेरे पास इतना ही ब्रीफ है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता कहानी में क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। आई एम प्लेइंग हिज फ्रेंड व्हेन ही वाज इन रॉकी, उस जमाने की बात है, उतने यंग संजय दत्त है, मेरे पास ये ब्रीफ है, ठीक है। और मेरा ऑडिशन हुआ है जिम वाले का।
तो अब मेरे को प्रेपरेशन क्या करना है, एक तो मेरे को फिजिक टॉप नॉच बनानी है क्योंकि मैं जिम वाला प्ले कर रहा हूँ कोई दोस्त। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे को बाल लंबे रखने, मेरा लुक डिसाइडेड है, मेरे क्लोथ डिसाइडेड है, सब कुछ हो चुका है, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हो चुके हैं, ठीक है, शूटिंग चालू नहीं हो रहा है क्योंकि जग्गा जासूस के प्रमोशंस चल रहे हैं। अच्छा, तो और उन्होंने शूटिंग शुरू किया है पर मेरा पार्ट नहीं आ रहा है, तो अब बहुत लंबा टाइम पीरियड निकल रहा है। तो फरवरी निकल गया, सब कुछ हो गया। नाउ सम टाइम इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून आई एम कॉल्ड कि अब आपका शूट है, अब आप अच्छा, इतने टाइम बाद। दैट्स द फर्स्ट डे ऑन सेट, दिस इज जून 29 आई थिंक। मेरे वॉलेट में आज भी वो लोकल ट्रेन का शायद टिकट पड़ा हुआ है, अच्छा, जिससे मैं दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट मेरे लिए, फॉर यू, नॉट फॉर द मूवी। हाँ, तो मैं अंधेरे से चर्च गेट पहुंचा, वहां से मैं कैब लिया, शूट लोकेशन पहुंचा और आई वाज सपोज टू प्ले हिज फ्रेंड। और जो भी शूट पे हुआ मतलब मेरे सामने मेरे को ऊपर रूम में बिठाया, एक वैनिटी थी जो संजय दत्त का घर दिखाया ना, उसी वही दैट लोकेशन। अच्छा, स्क्रिप्ट में मेरा सीन था कि मैं जिम सरब के साथ, हु वाज प्लेइंग द ड्रग डीलर इन द फिल्म, उनके साथ ड्राइव करके आता हूँ और उनको कुछ बात बताते हैं, वी गेट इन्फ्यूरिएटेड, देन वी आर सपोज टू गो टू खंडाला इन द कार एंड ये सारी चीज़ें। अच्छा, एंड तो आई वाज प्रीटी नर्वस ऑब्वियसली। आई एम टोल्ड कि अब आप नीचे आ जाइए, रणबीर इज सिटिंग। बट आपको जो स्क्रिप्ट मिली वो शूट से बस थोड़ी देर पहले ही मिली? नॉर्मली ऐसा होता है या पहले दी जाती है? यार अब देखो ना, जो जिस टाइप का एक्टर होगा, जिस लेवल का एक्टर होगा, या जो आपका रिक्वायरमेंट उस स्क्रिप्ट में होगा, उस हिसाब से आपको देंगे। प्लस संजू पर से एज अ प्रोजेक्ट वाज वेरी सीक्रेटिव प्रोजेक्ट, not much was told outside. There were a lot of people who were trying to influence the story also. They did not want to be mentioned in the film. I believe they called them up and they had to change their script also. I feel so. It's not formal information for me. But ये आपको मीडिया में भी मिल जाएगा, ये बातें बहुत हो रही थी उस टाइम पे. So that was one experience. Then I went into Lal Singh Chaddha. उसमें I was again part of the movie from conception. अच्छा, क्योंकि इन्होंने अपना ऑडियो पहले रिकॉर्ड करना शुरू किया। ओके, यस, तो यशराज ऑडियो स्टूडियो में हम लोग उनके साथ बैठे, तो वो ट्रेन के डब्बे में पैसेंजर्स होते हैं जिनको वो अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो आई वाज वन ऑफ द पैसेंजर्स विद माय वाइफ, जो प्ले कर रही थी मेरी वाइफ। तो हम लोग उनके सामने बैठे हैं, वो अपनी पूरी कहानी हमें सुना रहे हैं, वो पूरा ऑडियो ने रिकॉर्ड करना था बेसिकली। अच्छा, तो वी वर विद आमिर खान साहब फॉर गुड 15 days इंक्लूडिंग द शूट, which was for 7 days. Very nice experience, very well treated also. पैसा मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, बट एवरीथिंग वाज फाइन। एंड लास्ट डे पे 2 घंटे के लिए मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैंने अपने शॉट्स दिए, मेरा काम खत्म। फिर उसके बाद लकीली while I was shooting for Lal Singh Chaddha, I had given an audition prior to that for a badminton film. अच्छा, एंड उसमें मैंने कमेंटेटर का ऑडिशन दिया था, तो मेरे को जर्सी के लिए डायरेक्टली मुकेश सर ने इन कर दिया। हाँ, और मेरे को कॉल आया व्हाइल आई वाज ऑन सेट कि आपको मुकेश सर ने अप्रूव कर दिया है, तो आपको डायरेक्टर से मिलने के लिए आना है। सो सीधे सबसे पहले डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए मैं गया। आई गॉट जर्सी अगेन वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई विल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। आई वाज ओनली असाइंड फॉर वन मैच, जो पहला चैरिटी मैच था न्यूजीलैंड के साथ। आई वाज असाइंड टू बी द कमेंटेटर फॉर दैट मैच, एंड दे हैड अ सेट ऑफ अदर कमेंटेटर्स फॉर द फिनाले। तो मैंने कहा भाई डेट्स बता दो, क्या है तुम्हारी डेट्स क्लियर नहीं हो रही हैं, क्योंकि शूट डिले हो गया था। शाहिद गॉट हर्ट, उनका शुरू के शेड्यूल्स में ही गॉट हर्ट, उनका आगे दांत में बॉल लग गई थी। तो उसने कहा सर आपने जो किया है ना फर्स्ट में, अब वी लाइक दैट अ लॉट, द एडी टोल्ड मी आप ही कर लो पूरा। अच्छा, सो यू आर फाइनलाइज्ड फॉर द ऑल द मैचेस नाउ, सो नाउ यू आर विद अस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो आई 1.5-2 महीना वहाँ पे काम चला है, मतलब आते जाते रहे, 2 बार गए हैं वहाँ पे, 10-15 दिन वहाँ रुके भी हैं, 5 दिन शूट किया है, ऐसे किया है। तो मतलब आई वॉज गेटिंग द ड्यू ऑफ वट एवर आई हैड वर्कड फॉर। एक बात और मेरे दिमाग में ये, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे, तो आपने मुझे बताया था कि मुंबई में लड़कियों को बहुत आसानी से फ्लैट्स मिल जाते हैं और सस्ते दाम में, मतलब अगर आपको रहना है तो। और कंपेयर करें लड़कों को थोड़े महंगे मिलते हैं। वो क्या चीज़ थी, वो थोड़ा सा बताओ। हाँ, इनफैक्ट जब हम अभी अपनी स्ट्रगलिंग जर्नी की बात कर रहे थे, तो सिर्फ ऑडिशंस की काफी बात हुई। देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग आल्सो इन मुंबई, व्हिच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि एक तो व्हाट आई सॉ,
क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स एड्स ही करते हैं शुरुआत में, दैट इज देयर ब्रेड अर्नर, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स। टीवी में घुसते ही काम नहीं मिलता है, टीवी फिल्म्स में घुसते ही आपको काम शायद किसी को लकी है तो मिल जाए, बट प्राइमरीली टू रन योर रेंट एंड एवरीथिंग यू डू एड्स। और एड्स के बजट्स फॉर बिगिनर्स उतने ज्यादा नहीं होते। अच्छा, आज भी यार वो 5,000 पर डे में काम करवा लेते हैं आदमी से, जो मैं शुरू हुआ था, जो मैं 2008 में कर रहा था। मेरे को आज भी मतलब आए थे बीच में कुछ लोग आए थे, वो भी बताऊंगा ये कहानी। तो एक चीज मैं देखता था कि एड में मेन और विमेन दोनों होते हैं, लेकिन जब बजट्स रिवील होते हैं, कई बारी जो हो जाते थे, हमें कई बारी बजट्स रिवील हो जाते थे, तो फीमेल्स को मेन से ज्यादा मिलता है। अच्छा, इन एड फिल्म्स, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर मॉडल्स, लॉट ऑफ देम आर रैंप मॉडल्स आल्सो। तो शायद उस वजह से या किसी कारण से मेन आर पेड लेस देन विमेन इन एड फिल्म्स। वैसे तो पूरी सोसाइटी या हर कोई जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी की बात कर रहा होता है। हाँ, यहाँ पर कहाँ पर जाती है वो यही तो हिपोक्रेसी है ना सोसाइटी की। बट ये तो एक लड़के के पार्ट पे बहुत गलत है। द होल सिस्टम इज लाइक दैट। सी, वी आर लिविंग इन अ गाइनोसेंट्रिक सोसाइटी, लेट मी बी वेरी क्लियर। आज अगर आप कोई एड फिल्म देखते हो, अब पर से आप 90% एड फिल्म्स में फीमेल लेड कैरेक्टर्स ही देखेंगे, ठीक है। तो जब फीमेल ज्यादा काम करेंगी तो फीमेल ज्यादा कमाएंगी भी, ठीक है। अगर आदमी का एक ही डायलॉग है और फीमेल सेंट्रिक कैरेक्टर है तो उस एड में फीमेल को ज्यादा पैसा मिलेगा, और फीमेल्स को ज्यादा पैसा शुरू से ही मिलता आ रहा है एड फिल्म्स में पर से, ठीक है। और उसके साथ फिर वो आपकी लिविंग कंडीशंस पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो जब हम फ्लैट्स देखने जाते हैं फेसबुक ग्रुप्स पे, फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स इन मुंबई, फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स इन अंधेरी, मटुंगा, जितने सारे रीजन है मुंबई के, घाटकोपर, तो आप कभी भी देखिएगा जब फीमेल्स किसी फ्लैट्स की पिक्चर्स अपलोड करती हैं तो वो फ्लैट्स कैसे होते हैं, उनका रेंट क्या होता है, और जो मेल्स अपलोड करते हैं वो फ्लैट्स कैसे होते हैं, उनका रेंट कैसा होता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट विमेन आर बेटर एट कीपिंग द प्लेस लिवेबल, टाइडी, और आदमी लोग ज्यादा गंद डालते हैं, यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द प्लेस दे आर गेटिंग फॉर द प्राइस दे आर गेटिंग, एंड इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट। यार हम लोग ऐसा फ्लैट क्यों नहीं ले पाते रेंट पे इतने पैसे में? तो ये भी एक डिफरेंशिएशन है। लेकिन वजह कोई एक्चुअल में कोई वजह नहीं है। वजह यही है कि दिस सोसाइटी इज गाइनोसेंट्रिक। मतलब ये तो एक चलन चलता आ रहा है, मतलब एक पुरानी एक वो चलती आ रही है, वो कब तक चलेगी? पुरुष प्रधान समाज है, ये बोलते रहे बहुत समय से, लेकिन अब वो समाज नहीं रह गया है। और पिछले 15-20 सालों में, 15 सालों में एटलीस्ट बहुत चेंजेस आ चुके हैं। There are equal number of privileges with women in the society now as men, and in the industry I saw that a lot. अच्छा, प्रिंस भाई, बिफोर वी रैप अप, 2 लाइन में क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो एक्चुअल में सोशल मीडिया पे नहीं, एक्चुअल में एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, सिनेमा करना चाहते हैं, या रेडियो में जाना चाहते हैं? बहुत शॉर्ट में क्या बोलना चाहेंगे आप? वैसे तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि मैं शॉर्ट में कुछ भी नहीं बोलता तभी मैंने आपको बोला कि शॉर्ट में हम बात करेंगे। लेकिन वेरी प्रिसाइज। सी, आज का सिनेरियो इस तरीके का है कि सबसे ज्यादा जरूरी, आई एम सॉरी बट दिस इज एनॉमली, अगर आपको किसी भी बड़े मीडियम में सक्सेसफुल होना है तो आपके क्राफ्ट से ज्यादा आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस मैटर करती है। क्योंकि आज कास्टिंग हो रही है अगर, तो आप देखिएगा कि कोई नॉन एक्टर भी है उसको भी कास्ट कर दिया जा रहा है कई प्रोजेक्ट्स में। कितने सारे लोग हैं जो घटिया टाइप की कॉमेडी करते हैं, मतलब बहुत ही मतलब एलिटिस्ट हैं, साउथ बॉम्बे वाले हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो गए हैं वही क्रिंज कॉमेडी कर करके, और फिर उन्हें मेन स्ट्रीम मूवीज में काम मिलता है, वेब सीरीज में काम मिलता है, जस्ट बिकॉज दे हैव सोशल मीडिया। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डाइकोटोमी कि आपको अपने क्राफ्ट पे भी काम करना है और आपको अपना वो भी बढ़ाना है, और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। लेकिन अगर आप सही मायने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं आज भी वही कहूंगा, देयर इज नो स्कूल लाइक द ओल्ड स्कूल। प्लीज लर्न व्हाट यू आर सपोज टू डू। आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए। आप सेट पे पहुंच के आपका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसान बनिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज सोशल मीडिया में जो सिर्फ अपने क्राफ्ट की वजह से, विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, जस्ट बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, जस्ट बीइंग अ गुड परफॉर्मर,
हैव कम फॉरवर्ड। अगर आप एक अच्छे फिटनेस कोच बनना चाहते हैं तो अपने क्राफ्ट पे काम करिए, अगर आप अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो अपने क्राफ्ट पे काम करिए। बाकी देखिए, एट द एंड ऑफ द डे फेम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लक। थैंक यू प्रिंस भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा। इतनी आपने जो नॉलेज शेयर करी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे पूरा भरोसा है हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत पसंद आएगी। एंटायरली माय प्लेजर ब्रदर। और होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्टी से बात करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बैकिंग बिहाइंड देम। बट अगर उन्हें बात करने का मौका मिले जैसा मैं हूँ, तो आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया टू स्प्रेड माई मैसेज, टू टेल ऑनेस्टली अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, सो दैट यंगस्टर्स हमसे कुछ सीख सकें और थोड़ी हमारी भी बढ़ोतरी हो सके, हमें भी लोग जान जाएं थोड़ा सा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, एंड इट्स सो मच ऑफ अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए सोशलाइज के साथ, और हाँ, भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।